ओके, तो हमने कुछ स्पेस में छोड़ा, लॉन्च किया किसी प्लेनेट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां से डेटा जनरेट होता है, वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है। एंड फ्रॉम अर्थ हमें कुछ कमांड्स वहां पे ट्रांसमिट करनी पड़ती है। तो ये जो कम्युनिकेशन चलता है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है या किस तरह का प्रोसेस होता है, तो उसे हम कहते हैं स्पेस कम्युनिकेशन। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इसमें मैंने और एक टॉपिक ऐड किया था, बट rather than we are discussing on that topic, हमने उसे आपके प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया है। जैसा मैंने आपको कहा है कि आप सबको एक एक प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे आपको पूरा करना है। प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है, एक टॉपिक के ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करके उसे अच्छे फॉर्मेट में एक रिपोर्ट में सबमिट करना है। दैट इज योर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट या ये रिपोर्ट जो भी आप दोगे वो हमारे वेबसाइट पे आपके नाम से अपलोड होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था एज अ एमेचर एस्ट्रोनॉमर। तो ये एक चीज थी, इसलिए मैंने वो टॉपिक इस लेक्चर में नहीं रखा क्योंकि वो आपके प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। ओके, फॉर दैट इफ यू रिक्वायर्ड एनी हेल्प देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और हमसे आप मदद ले सकते हो। ओके, तो विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज स्पेस कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेस टॉपिक। स्क्रीन सबको विजिबल है मेरा? यस। Yes, sir. ओके, सो वी आर सीइंग द एमेचर एस्ट्रोनॉमर क्रैश कोर्स, और जो लेक्चर या क्लास है ये क्लास 15 है, द लास्ट क्लास ऑफ आवर क्रैश कोर्स। एंड प्रोबेबली ये कोर्स लगभग 2 महीने से हमारा चल रहा है, मीन्स 2 महीना होगा इसको। तो इस पूरे कोर्स का, क्रैश कोर्स का, ये एक लास्ट लेक्चर है, क्लास है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो स्पेस कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि हम मोबाइल यूज करते हैं टू कॉल ईच अदर, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होता है? मोबाइल से कॉल कैसा लगता है? अगर मैं आपका नंबर यहाँ पे डायल करूँ तो आपको वहां पे मेरा कॉल आएगा, जिससे हम एक साथ बातचीत कर सकते हैं। right now we are also talking to each other through this Zoom meeting। तो ये कम्युनिकेशन कैसे चलता है, क्या सिस्टम है इसके पीछे, कोई बता सकता है? यस, क्या सिस्टम है? कुछ वायर है जो यहाँ से लेके आपके डिवाइस को कनेक्ट हो रहा है, और फिर उससे ये डेटा ट्रांसमिट होके आपको आपको दिखाई दे रहा है? क्या सिस्टम होगा? ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट करता क्या है एक्चुअली, कुछ आइडिया है आपको? मेरा आवाज तो आ रहा है ना क्लियर? नहीं तो आप वैसे ही सुनते रहोगे, मीन्स क्लियर नहीं होगा तो। यस, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट ओवरलुक देता हूँ कि अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे चलता है। देन विल सी द स्पेस कम्युनिकेशन, स्पेस के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे चलता होगा। ओके, राइट। तो देखिए, अर्थ के ऊपर अगर मैं ये मोबाइल फोन से, ये जो मेरे पास हैंडसेट है, ये डिवाइस है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस, इससे आप एक दूसरे को कॉल कर सकते हो। इंटरनेट जो है इसका इस्तेमाल आप इसके ऊपर कर सकते हो। तो ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो अगर मैं इसके ऊपर आपको कॉल करता हूँ आपका नंबर डायल करके, तो आपको कॉल आता है, बट डायरेक्टली इससे सिग्नल निकल के आपके मोबाइल में नहीं जाता। द सिग्नल हैज टू ट्रेवल फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स टू रीच टू एट योर लोकेशन। तो वो जर्नी कैसा होता है? पहले तो मैं इसमें अगर कुछ डायल करता हूँ, ओके, तो वो डेटा होता है डिजिटल डेटा, कि मैं कुछ तो भी इसमें डायल कर रहा हूँ। वो डिजिटल डेटा बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मीन्स यहाँ से सिग्नल बाहर जाता है। वो कहते हैं डिजिटल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म क्या होता है? एज अ वेव फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, किसको? मोबाइल टॉवर को।
आपके एरिया में, आपके सिटी में आपने देखा होगा मोबाइल टॉवर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉवर्स होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, मॉल्स के ऊपर। तो उसे मोबाइल टॉवर कहते हैं, मोबाइल एंटीना टॉवर भी कह सकते हो। तो ये सिग्नल उस टॉवर तक जाता है, मोबाइल टॉवर तक। मोबाइल टॉवर तक, मोबाइल टॉवर के ऊपर जाने के बाद उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। लिसन वंस अगेन, यहाँ से मोबाइल टॉवर तक जो सिग्नल जाता है दैट इज वेरी वीक एंड नॉर्मल सिग्नल, बट वंस इट रीच टू द मोबाइल टॉवर, उसको एम्पलीफाई करते हैं, जो सिग्नल सैटेलाइट को छोड़ता है। सैटेलाइट रहता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जैसे मैंने आपको कहा था। जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं वो जीरो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को मोबाइल टॉवर से सिग्नल एम्पलीफाई करके छोड़ा जाता है। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो सिग्नल रिसीव करता है, और वो सिग्नल जो रिसीव होता है उसे पता होता है कि जो मोबाइल ये डिवाइस है जिसको मैंने कॉल किया है आपके मोबाइल पे, वो किस टॉवर के अंडर आता है। ओके, अगर आप किसी रिमोट एरिया में हो, दूसरे एरिया में हो, लाइक मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलोर, जो भी हो, तो उस एरिया के टॉवर को, आपके नजदीक के टॉवर को डिटेक्ट किया जाता है, और सैटेलाइट उस टॉवर को सिग्नल सेंड करता है फ्रॉम स्पेस, and that signal received from that particular tower nearby your area, और फिर उस टॉवर से आपके पास सिग्नल आता है आपके रिसीवर से। आपका जो फोन रहेगा वो रिसीवर का काम करेगा। मेरा फोन था जिसने ट्रांसमीटर का काम किया था, आपका फोन रिसीवर का काम करेगा, जो टॉवर से आने वाले सिग्नल से उसको रिसीव करेगा। और फिर जो सैटेलाइट से टॉवर तक सिग्नल आता है दैट इज ऑल्सो एम्पलीफाइड सिग्नल, but when the signal come from the tower to your phone, that is uh, डी एम्पलीफाइड, उसका एम्पलीफिकेशन कम करके उसे आपके मोबाइल तक लाया जाता है, एंड देन यू रिसीव माय कॉल। अभी ये जो है ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैटर्न में जाता है, कि यहाँ से सिग्नल गया टॉवर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिजिटल में कन्वर्ट होता है टू आइडेंटिफाई विच कॉलर कॉल कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, एंड एम्पलीफाई किया करने के बाद अगेन उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। देन अगेन सैटेलाइट डिकोड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा, कि किस टॉवर को उसे लोकेट करना है इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद एक बार उसे पता चला कि किस टावर को उसने डिटेक्ट करना है, तो अगेन उस डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या वेव में कन्वर्ट करके उस टावर तक छोड़ा जाता है। एंड अगेन उस टावर से जब सिग्नल आपके मोबाइल में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, तो उसे डिकोड किया जाता है डिजिटल सिग्नल में, और आपको फिर आवाज आती है, पिक्चर्स दिखते हैं, वीडियो दिखता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू डिजिटल, डिजिटल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसा कन्वर्जन करते करते हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है या पैटर्न है, ये ऑलमोस्ट लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए वेव, लाइट स्पेक्ट्रम। तो ऑलमोस्ट ये जो स्पीड है ये बहुत ही फास्ट होता है। जितना सिर्फ डिजिटल कन्वर्जन में टाइम जाएगा उतना जाएगा, बट जो ट्रांसमिटिंग में टाइम जाता है वो लाइट के स्पीड से होता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू डिजिटल कन्वर्जन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप कभी फोन करते हो तो थोड़ा सा डिले होता है आपके बोलने में और वहां के सुनने में। ओके, तो ये अर्थ के ऊपर का कम्युनिकेशन सिस्टम है। अभी सेम कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेस में होगा क्या? देखिए, अर्थ जो है ये एक प्रोटेक्टेड प्लेस है, जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पे हमें ग्राउंड बेस मिलता है, जहाँ पे हम टावर लगा सकते हैं, जहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फील्ड है अर्थ की जो सन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए ये सिंपल सा सिस्टम यहाँ पे काम करता है। बट इन स्पेस ये चीजें नहीं होती है।
वहां पे टावर नहीं मिलेंगे, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी हर समय। तो वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तो उस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए सात अ, चीजें हैं, सात 7 थिंग्स है जिसको आपको जानना जरूरी है। उसमें से जो पहली चीज है वो है बेसिक्स, कि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक्स पता होने चाहिए। जो मैंने आपको अभी समझाया अर्थ के ऊपर कैसा कम्युनिकेशन चलता है, वही बेसिक्स स्पेस कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, नॉट डिफरेंट। ओके, तो ये बेसिक्स आपको पता है। सेकेंड है ग्राउंड नेटवर्क। आपका ग्राउंड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑपरेशन में लाने के लिए। तो ये ग्राउंड नेटवर्क क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है स्पेस रिलेज। स्पेस रिले क्या होता है ये भी बाद में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आएगा बैंडविड्थ। आपकी इंटरनेट की जो बैंडविड्थ होती है उससे आपके इंटरनेट का स्पीड आपको मिलता है, राइट। तो स्पेस कम्युनिकेशन में भी बैंडविड्थ आती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन जो है डेटा का ट्रांसमिशन उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। देन होता है डेटा रेट्स। डेटा ट्रांसमिशन के रेट्स होते हैं, वो कब और कैसे यूज किए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लेटेंसी एक होता है, कि लेटेंसी क्या चीज है, वो कितनी रखनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। द लास्ट वन इज इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस कौन से चीजों का आ सकता है और उसके ऊपर ओवरकम कैसे करना है। तो ये 7 चीजें आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में पता होना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट विल सी बेसिक्स। मैं आपको बेसिक्स क्विक से समझाता हूँ, ऑलरेडी मैंने बात किया है इसके ऊपर। बेसिक्स में पहला होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, इनकोडर का काम करता है। मीन्स जो मैं बोलता हूँ उसको पहले तो वो क्या करेगा, डिजिटल फॉर्मेट में कोड करेगा। जो मेरा वॉइस है ये एनालॉग सिस्टम है, एनालॉग है, फिजिकल है। इसको वो इनकोड करेगा डिजिटल में। फिर डिजिटल में इनकोड करने के बाद वो उसे अगेन इनकोड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और उसे ट्रांसमिट करेगा। तो ये ट्रांसमीटर का काम है। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, डिकोडिंग का काम करता है। जो सिग्नल्स आते हैं दैट आर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, उसको डिकोड करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये रिसीवर का काम होता है। ओके। रिसीवर के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हर बार एक ही टाइप का सिग्नल आप किसी दूर के जगह पे नहीं ट्रांसमिट कर सकते, आपको उसे मॉड्यूलेट करना पड़ता है। जैसे आपका एफएम है, एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम है, कि वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है। मीन्स व्हाट, कि आप ट्यूनिंग करते हो ना एफएम में, तो एक एक ही डिवाइस पे अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी आप ट्यून कर सकते हो, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन होता है। मीन्स व्हाट, कि अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी, उसे उसी टाइप के हिसाब से मॉड्यूलेट करना, इसकी वजह से आप उसको डिजिटल कन्वर्ट कर पाओगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन। तो वो आप इसमें करते हो, ये एक इसका बेस पार्ट है। इसके बाद ये जो सिस्टम है ये एक वाईफाई जैसी सिस्टम है। वाईफाई में आप क्या करते हो कि वाईफाई जो है इंटरनेट का सिग्नल रिसीव करता है, उसे ट्रांसमिट करता है। वो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल आपका जो डिवाइस है वो उसे रिसीव करता है एज ए इनपुट। तो सेम कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐसा ही होता है, एंड सिर्फ ये बिग स्केल में होता है। जो मैंने आपको वाईफाई का अभी बताया या इससे पहले मोबाइल का बताया, यही होता है, बट बहुत बड़े स्केल में किया जाता है। ओके, तो ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक है। आप जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम ले लो अर्थ के ऊपर या स्पेस में, ये सभी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये पांच पांच नहीं, ये ऊपर की 3 चीजें जो है, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मॉड्यूलेशन, ये 3 चीजें आपको करनी ही पड़ती है। ओके, तो ये तो था बेसिक। उसके बाद हम देखेंगे ग्राउंड नेटवर्क, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज थी, कि ग्राउंड नेटवर्क होता क्या है। तो ग्राउंड नेटवर्क जो है ये एक एंटीना का ग्लोबल नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से आपको सिग्नल में कंटिन्यूएशन मिलता है। मीन्स व्हाट,
कि एक ही जगह अगर एंटीना होगा और आपका रिसीवर जो आपका फोन है या जो भी डिवाइस है वो अगर मूवेबल होगा तो उसकी रेंज कम ज्यादा होती होगी। ये आपको कब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? जब आप ट्रैवलिंग करते हो। ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो आपके रेंज में, मोबाइल के रेंज में थोड़ी इंटरफेरेंस आती है। व्हाई? बिकॉज जो नेटवर्क होता है, एंटीना नेटवर्क, वो डिस्टेंस में, मीन्स जहाँ पे रिमोट प्लेसेस है वहां पे कम होता है। इसीलिए वो सिग्नल वीक हो जाते हैं और उसे रिसीव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए आपका जो नेटवर्क है, एंटीना नेटवर्क ग्लोबल लेवल पे अर्थ के, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसे ग्राउंड नेटवर्क कहते हैं। तो नासा ने ऐसे बहुत सारे ग्राउंड नेटवर्क क्रिएट किए हैं। बिकॉज वाई? अगर मान लीजिए उनका कोई स्पेस क्राफ्ट है जो मार्स के ऊपर जा रहा है, ओके, जब तक उनका जो स्टेशन है, कम्युनिकेशन स्टेशन, वहां का एंटीना उसकी तरफ है, तब तो सिग्नल जाएंगे आएंगे। बट आपको पता है कि अर्थ भी रिवॉल्व करता है। अगर उस अर्थ रिवॉल्व हुआ, उनका एंटीना एक दूसरी जगह पे गया, तो फिर सिग्नल आने जाने में प्रॉब्लम होगा। तो फिर इसीलिए उनको पूरे ग्लोब में उनके एंटीना सिस्टम बनाने पड़ते हैं, ताकि अर्थ का पोजीशन कोई भी हो, सिग्नल कंटिन्यूअसली जाना चाहिए, कंटिन्यूअसली रिसीव होना चाहिए। इसीलिए आपको ग्राउंड नेटवर्क अच्छा करना पड़ता है। तो इसका इस्तेमाल या एडवांटेज क्या होता है? तो रेडी टू कम्युनिकेट, कि किसी भी टाइम में, किसी भी हालात में आप कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो सकते हो अगर आपका ग्राउंड नेटवर्क अच्छा है। सेकेंड, हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना, कि जैसे आपके मोबाइल्स आप यूज करते हो, जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी आया है, तो इसमें फर्क क्या है? 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है? तो जो एंटीना फ्रीक्वेंसी है, एंड इस फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी है, मीन्स क्या, जो उसके कंपोनेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर आएगा, आपके ट्रांजिटर्स आएंगे, देन माइक्रो कंट्रोलर्स आएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई लेवल की होती है। इसकी वजह से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, ज्यादा बैंडविड्थ का सिग्नल भी आप ट्रांसमिट कर पाते हो। सेम स्पेस एंटीनास जो होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किए होते हैं। तो इसी की वजह से अगर कोई सिग्नल ज्यादा बैंडविड्थ से, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, तो आप उसे रिसीव कर पाते हो। फिर आपके मोबाइल में, जिस बहुत लोगों का मोबाइल 4G इनेबल होगा, 5G नहीं। बट 5G सिग्नल हमारे यहाँ भी है, बट मेरा मोबाइल जो है 4G के लिए ही बना है, इसलिए वो 5G के सिग्नल नहीं रिसीव कर सकता। इसीलिए आपका जो ग्राउंड नेटवर्क है स्पेस कम्युनिकेशन का, उसे उतना स्ट्रांग करना चाहिए या होना चाहिए, ताकि वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी रिसीव कर पाए। देन इसका जो एक एग्जांपल है, ये वॉयजर 2 है। वॉयजर 2 जो स्पेस क्राफ्ट है, बेसिकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी है। तो उसको रिसीव करने के लिए नासा ने बहुत सारी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की। इसीलिए लगभग अभी तक उसने, हाँ, 11 बिलियन किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की है फ्रॉम आवर अर्थ टू आउटवर्ड सोलर सिस्टम। तो इतने दूर से भी वो सिग्नल भेज पा रहा है एंड हम रिसीव कर पा रहे हैं, बिकॉज उसका जो नेटवर्क है, ग्राउंड नेटवर्क एंड सिग्नल एम्प्लीफिकेशन वगैरह बहुत ही एडवांस है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट होगा, ग्राउंड नेटवर्क आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट हम देखेंगे, स्पेस रिलेज। अभी स्पेस रिलेज का क्या काम है? तो पहली तो बात, रिले जो है ये कुछ और चीज नहीं, ये सैटेलाइट ही होती है। ओके, बट उनका जो इस्तेमाल है वो एज अ रिले, एज अ वॉल, एज अ सेंटर पार्ट किया जाता है। मीन्स व्हाट, कि अगर कोई सिग्नल मार्स से मेरे पास आ रहा है, ओके, या फिर किसी और दूर जगह से मेरा स्पेसक्राफ्ट मुझे सिग्नल छोड़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली उसे अर्थ से रिसीव करने से बेहतर है उसे पहले स्पेस में रिसीव किया जाए, एक सैटेलाइट थ्रू। फिर वो सैटेलाइट क्या करेगा, उस वीक सिग्नल को थोड़ा और एम्पलीफाई करेगा, ताकि मेरे पास आने तक उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या डेटा लॉस जिसे कहेंगे हम, वो ना हो, और फिर मैं उसे उस सैटेलाइट से रिसीव करूं। तो ऐसी बहुत सारी रिले सैटेलाइट जो है नासा ने छोड़ी है, ताकि मार्स से या वॉयजर से
और भी कई स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल्स अर्थ के ऊपर नहीं रिसीव होंगे, तो स्पेस रिलेज के ऊपर रिसीव होंगे, और फिर उसके बाद उन्हें हम अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट्स, इसे क्या कहते हैं? ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट्स, TDRS। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसरो ने भी ऐसे सैटेलाइट्स छोड़े हैं। इसरो भी ऐसे सैटेलाइट छोड़ता है और इनकी सर्विस जो है दूसरे देशों को देता है कि आप ये सैटेलाइट यूज कर सकते हो एज ए स्पेस रिले फॉर योर स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है रिसेंटली हुआ है, जब नासा ने उनका जो मार्स रोवर था परसिवरेंस, उसको लॉन्च किया था, और वो जो भी सिग्नल छोड़ रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था फ्रॉम मार्स, तो हम वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं ले रहे थे। पहले वो सिग्नल जाते थे ऑर्बिटर के ऊपर, जो जो मैंने कहा ऑर्बिटर क्या होता है। तो मार्स के अराउंड जो ऑर्बिटर रिवॉल्व हो रहा है, तो परसिवरेंस उसको वो सिग्नल पहले छोड़ता था, ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर उसमें से नॉइजेस रिमूव करके उसे एम्पलीफाई करके अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट करता था। तो इसे इस सैटेलाइट्स को, ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं? स्पेस रिलेज कहते हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है स्पेस रिलेज का। इससे रिलेज जो है, इनका एक यूनिक एडवांटेज जो है, ये अवेलेबिलिटी होता है। मीन्स व्हाट, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि लाइक एयरटेल की ऐड होती है या वोडाफोन की, कि हमारा नेटवर्क कभी भी नहीं खत्म होता, या फिर हरदम हम 24 आवर्स बाय 7 नेटवर्क में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी जो रिले सिस्टम है सैटेलाइट्स की या टॉवर्स की, वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी वक्त किसी भी पोजीशन में आप कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रिले सैटेलाइट्स। तो रिले सैटेलाइट्स के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो है बैंडविड्थ। आपने ये बहुत जगह पे सुना होगा, आप अगर राउटर इस्तेमाल करते हो या इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तो बैंडविड्थ क्या होता है? तो बेसिकली बैंडविड्थ क्या होता है, तो ये जो डेटा इनकोडिंग करते हैं उसके लिए जो हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी की रेंज, जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, कि कितने अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप डेटा इनकोड एंड डिकोड कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, कि मेरी बैंडविड्थ जो है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने फ्रीक्वेंसी रेंज में है, तो जिन इतने फ्रीक्वेंसी रेंज में ही जितने सिग्नल्स है, उनका ही डेटा मैं यूज कर पाऊंगा। बट अगर मैंने बैंडविड्थ बढ़ाई, मीन्स व्हाट, इज लाइक ए वॉल। आप अगर वॉल जितना ओपन करते हो, उतना पानी ज्यादा बाहर आता है। तो बैंडविड्थ भी जितना बढ़ाते हो, उतना डेटा आप उस बैंडविड्थ से पुल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बैंडविड्थ डिजाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको हायर बैंडविड्थ चाहिए टू रिसीव मोर डेटा और टू कैरी मोर डेटा। आपको पता है कि आप लेटेस्ट जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो कितना डेटा बना रही है स्पेस में, इतना डेटा बना रही है कि उसको रिसीव करने के लिए उतनी बैंडविड्थ हमें चाहिए। ओके, सो दिस इज द बैंडविड्थ एप्लीकेशन। अभी नासा ने जो है रिसेंटली एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जिसे कहते हैं लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, LCRD। अभी LCRD मीन्स क्या है यहाँ पे? नासा ने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया है। जनरली आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिपेंड होती है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंड होती है, या उसके दायरे में डिजाइन की होती है। बट नासा इज नाउ डेवलपिंग द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑप्टिकल मीन्स व्हाट? मैंने आपको बताया कि विजिबल लाइट, इसमें लेजर भी आता है, तो लेजर्स का यूज करके कम्युनिकेशन सिस्टम बना रही है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बैंडविड्थ मिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली पहले जो वेव्स होती थी, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे बैंडविड्थ को यूज करने के लिए। बट आपको पता है कि रेडियो वेव्स जो है काफी बड़ी होती है। इतनी बड़ी रेडियो वेव्स को अगर रिसीव करना है, तो आपको डिश एंटीना भी उतना बड़ा चाहिए, तभी आप उसे रिसीव कर पाओगे। इसकी वजह से पूरा सिस्टम बल्की होता है। बट आप अगर विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जाओगे, तो आपकी वेवलेंथ छोटी होती है,
उसे रिसीव करने के लिए आपको डिवाइस भी छोटा लगता है। ओके, तो इसकी वजह से आपका स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता है, क्योंकि छोटी जगह पे आप छोटा एंटीना लगा सकते हो तो काफी अच्छा सिग्नल उसे रिसीव कर सकते हो। तो नासा इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी लिया है इसका। एंड इन नियर फ्यूचर ये जो सिस्टम है LCRD, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जल्द से जल्द वो आने वाले उनके सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करेंगे। तो ये बैंडविड्थ एक चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद डेटा रेट्स। अभी डेटा रेट्स भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपको डेटा रेट का यहाँ पे एक शब्द आता है 40 Mbps, मीन्स व्हाट, 40 MB/s। ओके, या फिर अभी जो 5G टेक्नोलॉजी आई है वो तो जीबी में आपको डेटा देती है, 1 GB, और GPS कहते हैं, GB/s, लाइक। तो इसे डेटा रेट्स कहा जाता है। तो ये डेटा रेट्स क्या ही करते हैं बेसिकली, कि हाइयर बैंडविड्थ पे जो डेटा रेट ट्रांसमिशन होता है, अ, उसे हम डेटा रेट कहते हैं, कि कितना डेटा एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहा है। अभी जितनी भी स्पेस मिशन है, उनका डेटा जो है बहुत ही हेवी डेटा होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन अर्थ के ऊपर लेना होता है, और इससे बहुत सारे कमांड्स का ट्रांसमिशन मिशन पे करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ सकते हो कि जो अपोलो मिशन हमने छोड़े थे, उसका जो डेटा था, जो रिसीव करते थे हम, उसके वीडियोस आपने कई बार देखो, पहला जो लैंड हुआ मून के ऊपर, वुमन, उसका वीडियो देखा होगा। तो उस वीडियो में से व्हाइट एंड ब्लैक ग्रेनिश पार्ट आता है, ग्रेनिश टाइप। ओके, तो वो सिस्टम उस वक्त का था। बट अभी जो नासा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करने जा रही है मून के ऊपर अगेन, वहां पे 3 एस्ट्रोनॉट लॉन्च मून के ऊपर जाने वाले हैं, और उसके ऊपर जो डेटा रिसीव होगा, वो जो वीडियोस रिसीव होंगे, वो 4K में होंगे, 4K। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में 4K वीडियो इज कंसिडर एज एन हाइयर डेफिनेशन वीडियो, सबसे ज्यादा क्लैरिटी का 4K वीडियो होता है। तो इतना चेंज हमने किया है डेटा रेट में। व्हाई? बिकॉज वी डेवलप सो मेनी एडवांस टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव दिस काइंड ऑफ डेटा रेट। जो डेटा रेट होता है कई जीबी में पर सेकंड, तो उसे हम रिसीव कर पा रहे थे। तो डेटा रेट्स एग्जैक्टली फिर से करना क्या पड़ता है मीन्स हमें, तो यहाँ पे देखिए कि जो बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट होता है डेटाबेस का, कि अगर डेटाबेस आपको डेटा रेट आपको बढ़ाना है तो आपको बैंडविड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। एंड उसके लिए जो नासा काम कर रही है, वो लेजर, मैंने जो आपको पहले स्लाइड में बताया कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, ताकि बैंडविड्थ बढ़े। बैंडविड्थ बढ़ी तो डेटा रेट भी बढ़ेगा। ओके, सो ये एक चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है while कंसिडरिंग स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद आएगा लेटेंसी। लेटेंसी के बारे में कोई बता सकता है क्या है लेटेंसी? यस, लेटेंसी के बारे में मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मेरे बचपन का एग्जांपल है। कि पहले जो क्रिकेट मैचेस थी, बहुत शौकीन थे सब, तो तब मोबाइल वगैरह चीजें नहीं थी इतनी, इंटरनेट और मोबाइल वगैरह। तो एक तो क्रिकेट मैच टीवी पे देखी जाती थी, नहीं तो रेडियो पे उसकी कमेंट्री हम सुनते थे। तो वहां पे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि टीवी पे अगर कुछ हो रहा है तो उससे पहले रेडियो में उसे हम सुन सकते थे। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आता था दोनों के स्पीड में। रेडियो में अगर कुछ कमेंट्री चल रही है तो उससे 2 बॉल या 1 बॉल पीछे टीवी की कमेंट्री का जो विजुअल्स था वो होता। बिकॉज वाई, ये लेटेंसी डिफरेंस था, दोनों टेक्नोलॉजी के ट्रांसमिशन स्पीड का डिफरेंस, लेटेंसी डिफरेंस। तो सेम स्पेस में भी ऐसा होता है। हमें पता है कि स्पेस में जो ट्रेवलिंग है उसका अल्टीमेट लिमिट क्या है? लाइट का स्पीड।
ओके, लाइट ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस, उसका भी कुछ तो भी सर्टेन स्पीड है, उसके आगे तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे फास्ट। तो अगर जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ता है, मीन्स मून से यहाँ तक कम्युनिकेशन करना एंड मून अर्थ से मार्स तक कम्युनिकेशन करना, इन दोनों में फर्क है। ओके, अगर मार्स, यहाँ से मार्स तक आपको सिग्नल छोड़ना है, तो मार्स आपको पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जब वो अपने सबसे नजदीक है अर्थ के, तब वो डेटा ट्रांसमिशन को जो डिले होता है वो 4 मिनट का डिले होता है। मीन्स आप यहाँ से अगर कुछ सिग्नल छोड़ते हो, तो मार्स तक जाने के लिए उसे 4 मिनट्स लगते हैं। फिर वहां से कोई रिटर्न रिप्लाई या सिग्नल आएगा, तो उसे आने के लिए आपको और 4 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। ये कब, जब मार्स हमसे सबसे नजदीक है। मार्स जब हमसे दूर जाता है, मीन्स इसका जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है इलिप्टिकल ऑर्बिट का, तब जब आप यहाँ से कोई सिग्नल छोड़ते हो, तो मार्स तक जाने के लिए उसे लगते हैं 24 मिनट्स। कितने? 24 मिनट्स। और वहां से डेटा फिर से वापस आने के लिए लगेंगे और 24 मिनट्स, मीन्स टोटल 48 मिनट का डिले आपको मिलेगा। तो इसे कहते हैं लेटेंसी। कि जितना डिले आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के बीच में होता है, इसे कहते हैं लेटेंसी ऑफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, सो इसको अगर दूर करना है, इस लेटेंसी को, बिकॉज फ्यूचर में हमारे जो मिशन होने वाले हैं, मार्स को, से आगे जुपिटर को, या और भी दूर दूर तक, तब अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स या कोई भी है ह्यूमन, उसको सिग्नल अर्थ तक भेजना है, तो वो 1 घंटा सिग्नल जाने का ही इंतजार करेगा कि कब मेरा सिग्नल जाएगा अर्थ के बाद ऊपर। उसके बाद अर्थ से रिप्लाई आएगा, 2 घंटा उसे सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। तो इस लेटेंसी कम करने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि ये लेटेंसी कैसे कम की जाए। बट अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो लाइट के स्पीड से ही हो रहा है। लाइट के स्पीड के आगे तो हम नहीं जा सकते। तो दैट्स व्हाई वी आर सर्चिंग हाउ टू रिड्यूस दिस लेटेंसी। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कंसिडरिंग द स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी हम जाएंगे हमारे लास्ट चीज के ऊपर, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करते वक्त हमें क्या देखना, और वो है इंटरफेरेंस। आपको पता है कि अगर आप किसी रूम में हो, आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो आपको आपकी मोबाइल रेंज में सिग्नल आने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स इंटरफेयरिंग बिटवीन यू एंड योर सिग्नल, मोबाइल सिग्नल। ओके, तो सेम इंटरफेरेंस जो है, अभी अर्थ के ऊपर तो इंटरफेरेंस कम होता है, बट जैसा ही आप स्पेस में जाते हो, तो आपको इंटरफेरेंस अलग अलग चीजों का मिलेगा। लाइक सूरज की अलग अलग अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, या दूसरी भी रेज है, गैमा रेज जैसी, तो उनका इंटरफेरेंस भी आएगा सिग्नल में। एस्ट्रॉइड्स आएंगे, मेटियोर्स आएंगे, दूसरे प्लैनेट्स आएंगे। तो ये सभी का इंटरफेरेंस आपके सिग्नल में आता है, और उसका परिणाम, रिजल्ट होता है अगेन लेटेंसी के ऊपर एंड डेटा रेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि कितना डेटा रेट होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये जो इंटरफेरेंस है, बेसिकली ये रेडिएशन के ऊपर, देन मैंने जैसा अभी बताया कि अलग अलग जो स्पेस में चीजें हैं उसके ऊपर होता है। बट अगेन नासा एंड इसरो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपनीज है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। वो क्या कर रही है कि ये जो इंटरफेरेंस होते हैं, इनके पैटर्न फाइंड आउट करके, इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल में क्या क्या एरर आ सकते हैं, इसका डेटाबेस बना रही है। और वो डेटाबेस का यूज करके उन्होंने अल्गोरिदम्स बनाए हैं, ताकि जब कोई सिग्नल आए और उसके ऊपर अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो सिस्टम उस इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करती है। उस एरर के उस एरर को नलीफाई करने के लिए वो अल्गोरिदम उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, एंड वी गेट
a almost 99% accurate data from the receiver. वो algorithms use कर, because we know the source of interference, कि हमें इंटरफेरेंस का अगर सोर्स पता है तो उससे आने वाले रिजल्ट, इंटरफेरेंस के रिजल्ट का भी पता हम लगा सकते हैं, और फिर करेक्टिव अल्गोरिथम्स यूज करके हम उस सिग्नल को और भी अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये इंटरफेरेंस क्या क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये भी ध्यान में रखना जरूरी होता है स्पेस कम्युनिकेशन। ओके, तो ये पूरी 7 चीजें जो मैंने आपको बताई, 7 थिंग्स टू बी कंसीडर इन स्पेस कम्युनिकेशन, ये पूरी 7 चीजें ध्यान में रखते हुए ही हर कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है स्पेस में। कौन सा भी छोटे से छोटा रॉकेट छोड़ना हो, सैटेलाइट छोड़ना हो, या बड़े से बड़े मिशन हो, लेकिन वॉयजर जैसे, तो इस सभी को डिजाइन करते वक्त इस 7 चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और फिर छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज वो तो है ही, बट ये 7 चीजें बेसिक तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ती। ओके, तो ये था स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सवाल है आपको, कि स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जैक्टली फिर क्या होता है क्या नहीं, आपको आइडिया आया है पूरा? यस, यस। रितिका, वेदांत, वेदांत आप तो बहुत दिनों के बाद आए हो, शायद आपका एग्जाम चल रहा था क्या कुछ? यस, वेदांत। रितिका, आपको कुछ डाउट है? Um, Currently, no, sir. कम्युनिकेशन सिस्टम आया समझ में आपको, क्या है कैसा है? Yes, sir. Almost. गुड। सो यही कहना था, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स। अभी इसके आगे आपको कैसा प्रोसीड करना है एज अ एमेचर एस्ट्रोनॉमर, तो पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो रितिका, आप आगे क्या कर रहे हो, मेरे साथ आपको क्या विजन है एज अ एस्ट्रोनॉमी को लेके, या जो भी आपने पढ़ा है, जो सीखा है या इस कोर्स में? So can you repeat it? I didn't hear. कि अभी तो आपने देखिए एमेचर एस्ट्रोनॉमर कोर्स अभी कंप्लीट किया है आपने, एस्ट्रोनॉमी के जितने बेसिक्स थे, जितना मैं समझा सकता था, जितने भी कुछ फैक्ट्स थे, जितने भी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स थी, जितनी भी कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स थी, मैंने आपको बताई समझाई। ओके, नाउ यू गेट ए फेमिलियर विद बेसिक एस्ट्रोनॉमी। तो आगे जाके आप अभी क्या दिमाग में सोचा है कि मैं क्या एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड करूंगी, या व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मींस कुछ है? Actually, I have an ambition to become an astronaut. So I need to study more about this in this field. ओके, ठीक है। वेदांत, यस, आपने कुछ ठीक किया है फिगर आउट की आफ्टर कोर्स, या फिर इस फील्ड में, इस रिलेटेड फील्ड में इसके कुछ है आपके मन में, कुछ करना चाहते हो? यस, आई थिंक वेदांत इज नॉट देयर, इज देयर? आर यू देयर वेदांत? Sir, actually, Vedant's mic is not working. I think he's giving message in the chat box. 1 minute, I'm just okay, okay. Vedant is typing right now and he's saying that uh, he would like to be a astrophysicist. Okay, good. And I will take class. I didn't attend the lecture. Okay, no problem, Vedant. We have an all links for the lectures. Okay.
तो ठीक है, आप दोनों ने थोड़ा सा सोचा है आगे आप क्या करना चाहते हो एंड आपको क्या करना है, इस बात क्या है। तो मैं आपको इस लास्ट लेक्चर में कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि आफ्टर दिस एमेचर एस्ट्रोनॉमर कोर्स आपको अगर ये हॉबी कंटिन्यू रखनी है, किसी को करियर भी बनाना है इसमें, तो जब तक आप इसके प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं जाते, लाइक इंजीनियरिंग, लाइक एमएससी, बीएससी, पीएचडी, ये सब प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन है, बट तब आप इस फील्ड के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है अदर देन स्कूल में जो सिखाया जाता है, आप उसके ऊपर उसमें टच रहने की कोशिश करो। लाइक कि कोई अगर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है तो उसे अटेंड करो, कोई वीडियोस अगर अच्छी वीडियोस है इसके रिगार्डिंग तो उसे देखो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जीतने के लिए नहीं, जस्ट टू गेट टच इन दिस फील्ड, ये फील्ड में टच रहने के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट करो। आप कुछ बुक्स पढ़ो इसके रिगार्डिंग, कुछ डिस्कवरीज की या ऐसे चैनल्स की सीरीज आती है उसे देखो। तो जितना आप इसके बारे में नॉलेज लोगे या इसके टच में रहोगे तो उतना आपका इंटरेस्ट जो है ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, बिकॉज आप 10th में हो, जैसे वेदांत और रितिका, आप शायद 9th क्लास में हो या 8th क्लास में। 8th. Next year I will be 9th. ओके, ठीक है, तो आप 8 में हो, वेदांत 10 में है, तो अभी तो आपका जो एजुकेशन लोड है, एकेडमिक लोड, ये काफी मॉडरेट है। जैसा आप आगे जाओगे कॉलेजेस में तो ये जो लोड होता है एजुकेशन एकेडमिक्स का ये बढ़ता है। तो इन दैट लोड ना आप ये एक्टिविटीज करना कम कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है आप, उस लोड को भी आपको मैनेज करना है हो सके वहां तक, और साथ में इस एक्टिविटी लेवल, ऐसी जो एक्टिविटीज है आपके फील्ड के रिगार्डिंग उसे भी करते रहना है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है बना रहे। एंड फिर जब आप हायर एजुकेशन करने जाओगे तो एक बार आपने इसी फील्ड का एजुकेशन सिलेक्ट किया तब तो आप उसमें ही टच में रहोगे। ओके, मीनवाइल आप हमारे कांटेक्ट में तो हो, हमारे ओर से आपको जितना भी नॉलेज हो सके हम देते रहेंगे। आप भी आपके कुछ सवाल या क्वेश्चन है वो पूछते रहो। ओके, तो इस क्रैश कोर्स का जो एंड पार्ट है वो यही है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम एक एक प्रोजेक्ट असाइन करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट सिंपल सा है, आपको इंटरनेट, बुक्स एंड डिस्कशंस, ये तीन रिसोर्सेज का यूज करके उस पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसे अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली बिठा के एक रिपोर्ट बनाना है। You can use computers, various softwares in computer, और उस रिपोर्ट को आपको नाम देना है आपका खुद का, आपका एजुकेशन क्या है, आपका टॉपिक का नाम क्या है, एंड उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करना है। हम उस रिपोर्ट को देखेंगे, आपकी एक्सपर्टीज, आपने नॉलेज कहाँ कहाँ से लिया है उसका रेफरेंस भी उसमें देना है। एंड देन वंस वी रिसीव योर रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज अ प्रोजेक्ट, तो फिर हम आपको जो आपका सर्टिफिकेट है एमेचर एस्ट्रोनॉमर का वो डिलीवर करेंगे, साथ ही साथ जो भी क्या कहते हैं उससे कि हमने जो लिस्ट आउट किए थे लाइक टी शर्ट्स, आपको एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर का सर्टिफिकेट और अलग चीजें, और तो वो आपको दी जाए। और इसमें एक एडिशन ऐसा है कि आपका रिपोर्ट जो है हमारे वेबसाइट पे हम लोगों के स्टडी के लिए वहां पे रखने वाले हैं, आपके नाम को देके कि रितिका कंप्लीटेड सक्सेसफुली प्रोजेक्ट ऑन एक्स वाई जेड, एंड फिर वहां पे आपका रिपोर्ट आएगा। तो आप भी फ्यूचर में स्कूल में कहा और उस पर्टिकुलर लिंक को शेयर कर सकते हो एज यू कंप्लीटेड योर रिपोर्ट प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो इसमें किसी को डाउट है प्रोजेक्ट में कि क्या करना है, कैसे करना है? यू कैन यूज द इमेजेस ऑल्सो, ग्राफ यूज करो एक्सप्लेन करने के लिए आपके टॉपिक को। हो सके तो खुद आप भी कुछ इसके ऊपर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो ऐसी अलग अलग चीजें करके आपको वो रिपोर्ट कंप्लीट करना है। ओके,
तो ये था हमारा क्रैश कोर्स। अभी मैं एज अ एमेचर एस्ट्रोनॉमर में खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि जहां तक हो सके आप आसमान में देखना शुरू कीजिए, ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू कीजिए, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। किसी क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो आपके लोकल एरिया में। और रितिका, आप कहाँ से हो? आई थिंक यू आर फ्रॉम केरला, राइट? Yes, sir. Yes. तो केरला के आसपास लोकल एरिया में आपके कोई क्लब है एस्ट्रोनॉमी का, तो उसे ज्वाइन कीजिए। या आप इनिशिएटिव लेके आपके एरिया में ऐसे कुछ ग्रुप बनाइए जो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड इंटरेस्ट में हो। वेदांत, यू आर फ्रॉम आई थिंक पुणे और विच एरिया? ओके, वेदांत इज पुणे। सो यू कैन बी एसोसिएट विद अस। और आपके एरिया में अगर कोई है तो उसे भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो उस उनके साथ उनके रिसोर्सेस, उनकी टेलीस्कोप्स होती है या जो भी रिसोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट्स, उनके यूज करके आप ये ऑब्जर्वेशंस वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो इस होल कोर्स का मोटिव यही था कि आपको एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स क्लियर करवाए जाए। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग टॉपिक को आपके सामने रखा जाए ताकि जो इंटरेस्ट आपका है उसे आप फॉलो कर सको। एंड द लास्ट थिंग कि इस कोर्स को जो है, इसके वीडियोस को हम कंटिन्यूअसली ग्रुप में डाल रहे हैं। वो आने वाले 1 साल भर आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप जब चाहे उनको देखना चाहते हो तो देख सकते हो और रिपीट कर सकते हो। ओके। सो आई गेस दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड विल कंक्लूड टुडेज क्लास ऑन दिस नोट। तो सर, आप सभी को आने वाले साइंस डे की शुभकामनाएं। जैसा सीवी रमन जी ने इन्वेंट किया था रामन इफेक्ट, बहुत ही सिंपल सी चीजों का इस्तेमाल करके, वैसा ही आप आपके ऑब्जर्वेशन स्किल, आपके एनालिटिकल थिंकिंग वगैरह डेवलप करके कुछ ऐसा नया कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की थी। तो हैप्पी साइंस नेशनल साइंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ साइंटिस्ट इन यू। ओके, तो थैंक यू। Thank Thank you, sir. Yes, thank you to all of you. Bye, Vedant.